करेंगे जेएनयू में जारी एहतजाज की। फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे जेएनयू तलबा की तायीद में दिल्ली यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन भी आ गए हैं। डीयूएस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये जद्दोजहद तालीम के लिए है। सस्ती तालीम तलबा का हक है। ख्याल रहे कि बुध के रोज तातुल खत्म करने के लिए आला इख्तियारी कमेटी के साथ तलबा के नुमाइंदों की मीटिंग बेनतीजे रही थी। वाज़ेह रहे इस एहतजाज में तमाम सियासी पार्टियों से मुंसलिक तलबा तंजीमें हिस्सा ले रही हैं। हमारी डिमांड है जो हाई कंप्रोमाइजिंग कमेटी है उसको रिजेक्ट किया जाए और अगर फंड एक समस्या है तो एमएचआरडी जल्दी से जल्दी जो है फंड को रिलीज करे। जब तक ये नहीं रिलीज करेगी हमारी डिमांड पूरा नहीं है। इसी के तहत एबीवीपी जेएनयू ने इन सॉलिडारिटी विद ड्यूसू के साथ जो है हमने मार्च निकाला है एमएचआरडी के अगेंस्ट कि सारा मामला फंड का है। जब तक आप फंड नहीं देंगे कोई भी समस्या सॉल्व नहीं होगी। एमएचआरडी का जो कंप्रोमाइजिंग कमेटी है ये कमेटी तब बनाई जाती है जब समस्या का समाधान आपको नहीं देना होता है। कि जो भी फी हाइक बढ़ोतरी किया गया है उसको वो वापस ले और जेएनयू प्रशासन से यही अनुरोध है, यही अनुरोध हम जेएनयू के छात्र करते हैं कि फी हाइक जो हुआ उसको वापस ले। तो जितना भी उन्होंने मतलब फी हाइक किया वो सब कम्प्लीटली रोल बैक होना चाहिए। ये हमारी मांग है एमएचआरडी से, क्योंकि जेएनयू वैसे सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम एमएचआरडी के पास ही आए। न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने एहतजाजी मुजाहरे का जायजा लिया। जेएनयू को लेकर जो विवाद गरमाया हुआ था आज उसकी एक अनोखी तस्वीर दिखाई दे रही है। दिल्ली के मंडी हाउस पे आज एबीवीपी के लोग हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और खास तौर से जेएनयू के स्टूडेंट हैं। सारे स्टूडेंट ये शामिल हैं और ये यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। यहाँ से मंडी हाउस से ये मार्च होता हुआ संसद रोड तक जाएगा और पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाएगा। इन लोग की एक ही मांग है जो अब तक मांग होती रही है, यानी कि यूजीसी वो तमाम फीस हाइक को वापस ले जिस तरह की मांग अब तक होती रही थी। तो ये तमाम वो तमाम बातें हैं जो पहले से उठती रही थी और यहाँ पर ये वही मांग और वही नारे गूंज रहे हैं। यूजीसी मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। किस तरह की मांग है, क्या कुछ चीजें आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी फीस को लेकर मांग है, हम इसको ये फीस बढ़ाई जा रही है, 3 गुना बढ़ा रहे हैं इस फीस को। ऐसा नहीं होगा, जब ये प्रोटेस्ट होगा तब तक एबीवीपी आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेगी और ये जेएनयू के साथ नहीं किसी और भी यूनिवर्सिटी के साथ होगा तो एबीवीपी खड़ा मिलेगी उसको। अभी तक हमने देखा है लगातार ये नारेबाजी हो रही है, फीस हाइक को वापस लिया जाए। जेएनयू के जो तमाम तलबा हैं, तालिबात हैं, वो यहाँ पर जेएनयू को लेकर के जो फीस हाइक का मामला है उसको लेकर के लगातार जिस तरह से विवाद गरमाता रहा। क्या कहेंगी आप? क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या कहेंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये जो बढ़ी हुई फीस है उसको वापस लिया जाए। तो यहाँ पर ये तमाम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने लाठी डंडा खाए हैं? जी बिल्कुल, हम जेएनयू के अलग हम अपना प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिन्होंने फीस हाइक किया है, जिन्होंने आम छात्रों की आवाजों को दबाने का काम किया है। जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाए, अच्छे अधिकार नहीं मिल पाए, उनको दबाने का काम जो एमएचआरडी कर रही है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जेएनयू तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी मामले में अब 20 फरवरी को समाअत होगी। आज इस मामले में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में समाअत होनी थी लेकिन नहीं हो सकी। वहीं नजीब की वालदा फातिमा नफीस का कहना है कि नजीब की वापसी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पिछली समाअत के दौरान सीबीआई ने नजीब की मां को कॉल डिटेल रिपोर्ट मुहैया कराने से इनकार कर दिया था। एजेंसी ने कहा था कि सीडीआर मुलजिम को मुहैया कराई जा सकती है, मुतासरीन को नहीं। वाज़ेह है कि अदालत के हुक्म पर एजेंसी ने नजीब की वालदा फातिमा को क्लोजर रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात मुहैया कराए थे लेकिन उसमें सीडीआर नहीं था। नजीब की वालदा ने सीडीआर फराहम करने की अदालत से दरख्वास्त की थी। मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलता, मेरी जीत नहीं हुई, अब तक मैं मायूसी हूँ और मैं बीमारी की वजह से इतना टाइम लगा जो मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाई थी। अभी तबीयत ठीक है तो मैं हेयरिंग में यहाँ पहुँची कोर्ट में और हेयरिंग हुई है। अगली डेट जो है 20 तारीख मिली है और उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा। और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता मैं यूँ ही इस तरह लड़ती रहूँगी। जैसे जब तक मुझे नजीब नहीं मिल जाता, इंसाफ नहीं मिल जाता, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कि शायद कभी ना कभी सरकार मेरी तरफ देख ले, मुझ पर
थोड़ी मेहरबानी करके मेरे बच्चों को ढूंढने में कुछ मदद करे, एजेंसियों को दोबारा से शुरू करा दे। मुल्क में वक्फ जायदादों पर कब्जे के एदाद शुमार वजारत अक़लियत उमूर ने जारी कर दिए हैं। बीजेपी एमपी अजय निशात के सवाल के जवाब में एदाद शुमार जारी किए गए हैं। वक्फ जायदादों की लूट में पंजाब, एमपी, मगरब बंगाल सबसे आगे है। आपको बता दें कि पूरे मुल्क में 16,931 वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जाजात है। पंजाब 5,610 जायदादों के साथ पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश 3,240 जायदादों पर कब्जों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि मगरब बंगाल में 3,082 जायदादों पर नाजायज कब्जे हैं। दिल्ली में 373 जायदादों पर नाजायज कब्जे हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि एनआरसी मामले पर डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनआरसी उन लोगों के लिए है जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में घुसे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एनआरसी को लेकर एनआरकी पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो है वो अपने राजनीतिक कारणों से भय और भ्रम का माहौल पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। एनआरसी जो है वो किसी धर्म के खिलाफ, किसी क्षेत्र के खिलाफ या किसी राज्य के खिलाफ नहीं है। एनआरसी शुद्ध रूप से एक बहुत पारदर्शी तरीके से उन लोगों के लिए है, उन अवैध घुसपैठियों के लिए है जो वर्षों से यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को छीन रहे हैं। तमाम तरह की संदेहास्पद गतिविधियों में भी बहुत से शामिल होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि एनआरसी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा, इसमें किसी को भी भय और भ्रम का भूत जो लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भय और भ्रम के भूत को खुद जनता भगा देगी। अरे भैया, ये इसमें प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, वो भी बीजेपी के समय में, अमित शाह जी के समय में वो निर्णय नहीं हुआ, पहले हुआ। असम में कार्ड हुआ, वो भी जो है वो राजीव गांधी जी ने किया, वो भी बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया था। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, बिना भेदभाव का प्रोसेस है। इसमें किसी को मजहब के साथ और धर्म के साथ और क्षेत्र के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरा पर्याप्त, जिनकी पुश्तें हिंदुस्तान में रह रही हैं, उन्हें ये नहीं समझने की डरने की जरूरत है कि उनको कोई भगाने वाला है। अरे भाई, आप पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सम्मान के साथ आपकी नागरिकता का सम्मान है, आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन अगर कुछ लोग अवैध घुसपैठी हैं, घुसपैठियों को लेकर के पूरे देश में हमेशा आवाज़ उठती रही है, बातचीत होती रही है। लोगों का कहना रहा है कि उनको उनकी पहचान होनी चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। उस दिशा में एक अच्छा कदम है। AIUDF के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अमित शाह को ऐसी बातें करना जेब नहीं देती हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बातचीत की। एनआरसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बयान दिया और उस पर विवाद हो गया। पूरे मामले पर बात करने के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। मौलाना, गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने कल फिर से कहा असम में हम फिर से एनआरसी करेंगे, क्या मुमकिन है? देखिए, जब आदमी बड़ा आदमी हो जाता है ना, तो उसको अपने मुंह से एक एक लफ्ज निकालते हैं, और खास करके जब हाउस में बात करें। अभी कुछ दिन पहले बंगाल में गए इलेक्शन से पहले, और उन्होंने साफ कहा कि मुसलमानों को हम इसके अंदर नहीं घुसने देंगे। बाकी सारे लोगों का नाम ले लिया। एक होम मिनिस्टर के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। कल भी उन्होंने 2-3 मरतबा कहा, और लास्ट में ये कहा कि धर्म की बुनियाद पे नहीं करेंगे, लेकिन इसको हम ख़त्म कर देंगे। आसाम वाले को जो 4 साल सुप्रीम कोर्ट में मेहनत हुई, 1600 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, तकरीबन 57,000 लाख लोगों ने मेहनत की, और पूरे आसाम के लोगों को इधर से उधर ज़मीन से आसमान कर दिया गया। और 14-14 डॉक्यूमेंट लेके बेचारे अपने बच्चों को लेकर एक एक फैमिली 20-20, 25-25 आदमी हज़ार किलोमीटर का 3-3, 4-4 मरतबा सफ़र किया। इतनी मेहनत के बाद एक चीज़ जब बना, तो आप लोग यही चाहते थे कि भाई वहाँ से कोई भी एक मुसलमान न रहे। बीजेपी यही चाहती थी, अमित शाह के लोग चाहते थे कि वहाँ भी एक मुसलमान भी न रहे। अगर दोबारा से असम में एनआरसी हुआ तो क्या होगा? क्या आप लोग उसको मानेंगे, उसको खोने देंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए, एनआरसी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है, आरएसएस गवर्नमेंट है, वीएचपी गवर्नमेंट है, और ये नागपुर से चलता है, हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में चलते हैं, पार्लियामेंट से चलते हैं, तो इसलिए
उसको वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। बाकायदा फिर से उसके अंदर क्या कमी है, क्योंकि लोगों को क्लेम करने का मौका दिया गया। जब क्लेम करने का मौका दिया आप उस वक्त तो चुप रहे। लास्ट में 2 दिन में 2.5 लाख लोगों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जादू हुआ क्या? जब 1-2 महीना टाइम दिया गया आपको नहीं कर सके। इसका मतलब ये कि सारा मामला ढोंग है, लोगों को डर दिखा के वोट लेने की बात है। हेमंत बिश्व शर्मा साहब भी वहाँ से डराने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी से क्या कहेंगे आप, क्या करें वो? अमित शाह जी से हम इतना ही कहेंगे कि मुल्क को आप अच्छे तरीके से चलाइए, हिंदू मुस्लिम लोगों को सबको लेके चलिए। आप मुल्क के जो है, आपको अल्लाह ने इस मुल्क का एक हिसाब से मालिक बना दिया मोदी जी के बाद, तो आप दिल बड़ा करिए और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हकीकत में हल करने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों को उनके हुकूक दीजिए, उनको एजुकेशन में आगे बढ़ाइए, उनको यूनिवर्सिटीज़ दीजिए, उनको कॉलेजेस दीजिए, उनको एजुकेशन में और उनकी नौकरियों में जो उनका हिस्सा है वो उनको दीजिए। लड़कों को, लड़कियों को, हमारी माँ बहनों को। अब तलाक का मसला आपने किया, मजाक बनाया। अब उसके बाद आपने उन बहनों का क्या किया? योगी जी ने 6,000 रुपया सालाना, मैंने उस दिन मीडिया में देखा, चेक बांट रहे हैं और बड़े प्रोग्राम से फर्क करके बाद 6,000 रुपया महीना सालाना, 500 रुपया महीना। आज मेन रोड में खड़ा होकर एनआरसी को लेकर क्या कहेंगे? एनआरसी के मामले में उनको अपने ख्यालात को बदलने की जरूरत है। आज कैब के मामले में पूरा नॉर्थ ईस्ट उनके खिलाफ जा चुका है, उनकी भी निष्ठी है और लोगों ने साफ मना कर दिया, हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल हम नहीं मानेंगे। इसी तरीके से एनआरसी को भी फिर से लाने की अगर बात करेंगे तो उनको सोचना चाहिए, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मौलाना बद्रुद्दीन अजमल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा अगर एनआरसी दोबारा से होगी तो इसके नतीजे न पहले अच्छे हुए हैं न बाद में अच्छे होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। हिंदू महासभा के सदर चक्रपाणी महाराज ने अमित शाह के एनआरसी वाले बयान की हिमायत की है। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि मुल्क की हिफाजत के लिए और दरअंदाजों को रोकने के लिए एनआरसी बहुत ज़रूरी है। जी के ये गृह मंत्री जी हैं, चूँकि उनके बातों का बिल्कुल मैं स्वागत करता हूं। आज देखिए भारत में एक सीमित संसाधन है। आज तो यहाँ के जो लोग हैं अब उसी में संसाधनों की अभाव आ जाएगा आने वाले 10 साल में। एनआरसी का पूरे भारत में बिल्कुल लागू करना चाहिए, क्योंकि जितने अधिकतर घुसपैठी है, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे रोहिंग्या घुसपैठिया हो, चाहे और भी पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए नाम बदल के आ गए पहले के, तो अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर क्राइम जो है ना उन्हीं के द्वारा किया जाता है। जो एनआरसी पे वो है, बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको बाहर करने चाहिए। ठोस एक रणनीति इसमें बनानी चाहिए जो कानून, सख्त कानून बने, क्योंकि देश के हित में है और देश सर्वोपरि है। रोहिंग्या समेत तमाम गैरकानूनी माइग्रेंट्स को निकालने का मुतालबा करने वाली मफाद आमा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्तों बाद समाअत करेगा। अर्जी में कानूनी माइग्रेंट्स की शिनाख्त, गिरफ्तारी और मुल्क बदर करने के लिए मरकजी और रियासी सरकारों को हिदायत देने का मुतालबा किया गया है। दिल्ली में खराब पानी के ताल्लुक से बीजेपी मुजाहिरा कर रही है। हमारी नुमाइंदा रचना ने हालात का जायजा लिया। दिल्ली में लगातार जहरीले पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। मामला संसद तक में उठ चुका है और सांसदों ने ये कहा कि दिल्ली का जो पानी है वो बेहद जहरीला होता नजर आ रहा है और इसी को लेकर दिल्ली बीजेपी अब सड़कों पर उतरी है। आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे, तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में बैनर भी जिसपे लिखा है कि दिल्ली को जो पिला रहे हैं जहरीला, मुख्यमंत्री जी जरा आप भी चखो उसका स्वाद। तो यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता आज अरविंद केजरीवाल को 500 जगहों से इकट्ठा किया हुआ जो पानी है, जो कि जहरीला पानी है, उसे देने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तमाम जो नेता है वो भी यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से लगातार दिल्ली का पानी जहरीला होता जा रहा है, आप लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली में जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, दिल्ली बुनियादी अधिकार है लोगों का पानी पीना और स्वच्छ वायु, और केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से वायदा किया था, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे। आज पानी का जो TDI लेवल है वो कितना बढ़ चुका है, और मानक ब्यूरो जो देश की नामी संस्था है, उन्होंने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो निश्चित रूप से उसको मानना चाहिए। और आप जो लगातार झूठ बोल रहे हैं, आपका 2014 का बयान, 2015 का बयान, 2017 का बयान और 2019 का बयान, ये बताता है कि लगातार आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, लोगों के साथ बेईमानी कर रहे हैं और लोग जो बीमार हो रहे हैं, लोगों को जहर आप दे रहे हैं। इस बात को आपको मानना चाहिए, लोगों को स्वच्छ पानी मिलना ही चाहिए।
आप लोग भी सैंपल लेकर आए, कितनी जगहों से ये सैंपल इकट्ठे किए गए? दिल्ली के सभी जगहों से लोग, गांव से, देहात से, सब जगह से सैंपल लेकर के आए हैं और इस सैंपल के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि इन सैंपल की आप जांच कराएं और उसको बताएं कि दिल्ली में पानी कितना खराब है। दिल्ली का पानी जितना खराब होता जा रहा है, विजेंद्र गुप्ता जी भी है, कल उन्होंने रामविलास पासवान से भी मुलाकात की थी। सर, कल आपने रामविलास पासवान से भी मुलाकात की थी, आज भी आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है और को भी पानी फेल हो गया। आज लोग जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है। हम केजरीवाल जी को कहने आए हैं कि लोगों को धोखा मत दो और पानी जिसकी जांच होकर और उसको ठीक करने की जरूरत है वो काम शुरू किया जाए। पानी जिस तरीके से लगातार गंदा होता जा रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात पूछेंगे कि क्या वो कहना चाहते हैं। सर, आप लोग भी सैंपल लेकर आए हैं और अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि ये सैंपल झूठे हैं। ये सैंपल पटपड़गंज विधानसभा का, मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा से है, मंडावली गांव का, जो देखेंगे बिल्कुल जहरीला पानी है। जनता थराई थराई कर रही है, कैंसर से भयानक हो रही है। वो अब्यूजिंग एक्यूजिंग की राजनीति कर रहे हैं। रिपोर्ट सच्ची है झूठी है, हम कह रहे हैं चले हमारे साथ और रिपोर्ट को देखें और देख के पता चलेगा कि रिपोर्ट क्या है। और आज दिल्ली की जनता की जो बीमारियां हो रही है उसका मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल है। यहाँ पर दिल्ली में जो तमाम बीमारियां हो रही हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि कई जगहों से इन सैंपलों को इकट्ठा किया गया है और जो सर्वे करवाया गया उससे साफ पता चलता है कि दिल्ली का पानी जो जहरीला है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका समाधान ढूंढने की जगह यहाँ पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आज बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और उनके घर तक ये प्रदर्शन चलेगा। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। किसानों का हुजूम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा है। किसानों को कहना है कि मरकजी हुकूमत उनकी जमीन को कब्जा करने की बात कर रही है। अगर हम अपनी जमीन दे दें तो कहां रहेंगे? न्यूज़ 18 नुमाइंदा ने किसानों के एहतजाज का जायजा लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर एमपी, छत्तीसगढ़ के और 16 स्टेट के यहाँ पर किसान, आदिवासी किसान आए हैं अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरीके से यहाँ पर जो किसानों का जो हुजूम है वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर पहुंचा है और उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से सरकार उनकी जमीन पर कब्जा करने की बात कर रही है और जमीन पर जंगल बनाने की बात कर रही है, वो इसका विरोध यहाँ पर करते हैं। और उनका कहना है कि हम अपनी जमीन अगर दे देंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ आदिवासी किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांगे। क्या मांग है आपकी, क्यों आए हैं यहाँ पर आप? हम वन अधिकार कानून जो 1947 से बना हुआ है उसको केंद्र सरकार में गलत फैसला सुनाने वाली है, उसको हमारे संरक्षण में फैसला सुनाए। और हम केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये कहते हैं कि हम हमारी जमीन का हक ले करके छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हम वो हमारा अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अगर वो जबरदस्ती हमारा हक छीनते हैं तो आपकी क्या मांगे? वही मांगे अगर सरकार आपकी बात नहीं मांगती तो आप अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? भाई अगला कदम उठाएंगे हम कि भाई इस लड़ाई को हम सब मिलके आगे बढ़ाएंगे। ये हक लेके रहेंगे। हमारे खंडवा और बुरहानपुर जिले में हमको वन भूमि की जमीन है, उस पे वन विभाग ने हमको हटाकर उनकी जमीन पूंजीपतियों को देने चाह रहे हैं, तो हम हमारी जमीन कभी देने नहीं देंगे। हम जब तक सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाते जब तक हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और आपने यहाँ पर जो हजारों की संख्या में किसान आए हैं उनका कहना है कि जब तक उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आ जाता वो इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो अपना जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को वजारत दिफा की कमेटी में शामिल किए जाने पर सियासी बयानबाजियां शुरू। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के कौल व फैल में है फर्क। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके बीजेपी पर किया हमला। साध्वी प्रज्ञा मामले पर बोले, कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस का 25 नवंबर को एहतजाजी मुजाहरा। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ करेगी एहतजाज।
भोपाल का 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा कल से हो रहा है शुरू। भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा को लेकर वजीर गोविंद सिंह का बयान। इज्तिमा में आने वाली गाड़ियों का टोल टैक्स होगा माफ। सबसे पहले बात करेंगे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिफा से मुतल्लिक कमेटी में शामिल करने को लेकर सियासत पर। भोपाल से रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिफा से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का रुकन मुकर्रर किया गया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव धमाके की मुलजिमा है। साध्वी ने गांधी जी के कातिल नथुराम गोडसे को मुहिब्बे वतन करार दिया था, जिस पर वजीर आजम ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा था कि वो दिल से कभी साध्वी को माफ नहीं करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह पार्लिमानी कमेटी के सरबराह हैं। प्रज्ञा ठाकुर के हवाले से बीजेपी रुकन पार्लिमान डीपी वत्स ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बीजेपी सांसद डीपी वत्स से हमारे साथ हम उनसे बात करते हैं, जो कि खुद इस रक्षा मामलों की एक समिति के सदस्य हैं। सर, प्रज्ञा ठाकुर शामिल होती हैं और अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जो लोग गांधी की विचारधारा फॉलो करते हैं या दावा करते हैं, अब उन्हीं की पार्टी के सदस्य ऐसे डिफेंस पैनल में शामिल हो रहे हैं। ये विवाद है। प्रज्ञा ठाकुर सिंह को पब्लिक ने, यानी नुमाइंदा है पब्लिक की वो, और उसको वोटरों ने चुन के भेजा है। शी इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड शी इज वेरी मच एंटाइटल्ड टू बी मेंबर ऑफ एनी स्टैंडिंग कमेटी एज वेल एज कंसल्टेटिव कमेटी। तो कांग्रेस के विरोध को कैसे आप देख रहे हैं? कांग्रेस का काम विरोध करना है, बट वो विरोध फॉर द सेक ऑफ विरोध कर रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। सर, एक चीज ये बताएं कि किस तरीके की ये कमेटी है और आप किस तरीके की कमेटी के सदस्य हैं? डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी बेसिकली डिफेंस के बजट, डिफेंस के एक तरह से वो एडवाइजरी कमेटी है डिफेंस मिनिस्टर को, और पार्लियामेंट को देयर आर 46 कमेटीज। अब हर एक कमेटी के बारे में तो पार्लियामेंट टाइम नहीं है ना, तो उन्होंने कमेटियां नियुक्त कर दी कि डिफेंस में जो हो रहा है उसके बारे में ये 31 मेंबरों की जो कमेटी है प्रिजाइडेड ओवर बाई जुआल ओराम, वो उसका जायजा लेगी। तो हम सैनिकों की समस्याओं का फॉरवर्ड एरियाज में जाके, हाई एल्टीट्यूड में जाके उनका जायजा लेते हैं। तो आपको लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी? प्रज्ञा ठाकुर is very much entitled to be member of consultative committee on defense. कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज 18 इंडिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिफा से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है। कांग्रेस का कहना है कि आखिरकार मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफ कर ही दिया। कांग्रेस का कहना है कि दहशतगर्दाना हमले की मुलजिमा को दिफा से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी का रुकन बनाना उन जवानों की तौहीन है जो दहशतगर्दों से मुल्क को महफूज रखते हैं। भोपाल के 4 रोजा आलमी तबलीगी इज्तिमा में जमातों के लिए आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इज्तिमागाह पर मुल्क और बैरून मुल्क से जहां जमातें आ रही हैं, वहीं हुकूमत की जानिब से जमातों की सहूलियात के लिए ऐप भी जारी किया गया है। ऐप ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी काम करेगा। पेश है ये खास रिपोर्ट। भोपाल की 72वीं आलमी तबलीगी इज्तिमा का 22 नवंबर को सुबह नमाज फज्र के बाद दर्स कुरान से आगाज होगा। आलमी इज्तिमा शुरू होने से कबल मध्य प्रदेश के वजीर अक़लियती फलाह व बहबूद व रेवेन्यू वजीर डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुआयना किया और आलमी इज्तिमा में आने वाली जमातों का शाहाना अंदाज में इस्तकबाल करने और इज्तिमा गाह तक पहुँचाने की हिदायत भी दी। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है। हर डिपार्टमेंट ने बहुत दिल से काम करा है और हमारे मंत्री जी और सब लोग लगे रहे उसमें, और रातों को भी आन के चेक करके गए। बहुत अच्छा लगा। और हमारी मैडम जो है कमिश्नर मैडम, बहुत ही दिल से काम करा है सबने। मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। हर वर्ष की बात इस वर्ष बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि जो आने वाले अतिथिगण हैं
वो एक भोपाल का नाम और संदेश लेके जाएं कि यहाँ के लोगों ने कितनी हमारा प्यार दिया, कितनी हमारी खुशामद की। ऐसा संदेश मध्य प्रदेश की सरकार देना चाहती है और उसी के तहत आज समस्त अधिकारी हम लोग बैठ के आखिरी शुरुआत के प्रारंभ के पूर्व ये देख रहे हैं कहीं कोई ऐसे व्यवस्था न बिगड़े। पूरी अच्छी व्यवस्था है और हर प्रकार का इंतजाम, हर प्रकार की सुविधा होगी। आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए सभी इंतजामात को 350 एकड़ जमीन पर किया गया है। आलमी तबलीगी इज्तिमा में सीएम कमलनाथ 24 नवंबर को शिरकत करेंगे। इज्तिमा कमेटी के अतीक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने शुरू में ये कह दिया कि हम लोगों ने जो काम दिए थे उन्होंने हमें वो जिम्मेदारी से हमारे हर डिपार्टमेंट के लोगों ने पूरा किया। उन्हीं की ख्वाहिश थी कि मुख्यमंत्री जी को आना चाहिए, तो मैं उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है और इंशाल्लाह उनको आएंगे, वो तो जो आएंगे, लेकिन वो ये चाहते थे कि ऐसे टाइम पे आएँ जब मौलाना से उनकी मुलाकात हो जाए। उस टाइम की भी व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा तादाद में लोग रहेंगे, सबकी सुविधा के लिए अलग अलग साइनेजेस हमने लगाए। साथ में लगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दिक्कत ना हो, तो एक ऑफलाइन ऐप हमने डिज़ाइन किया है जिसमें सारे एरियाज़, डायरेक्शंस, एयरपोर्ट की कितनी दूरी है, रेलवे स्टेशन की कितनी दूरी है, उन सभी के साथ साथ इज्तिमा स्थल की भी पूरी जानकारी हम देंगे। भोपाल आलमी इज्तिमा पर नजर रखने के लिए जहां महकमे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, वहीं 3,500 पुलिस एहलकारों के साथ 10,000 वॉलंटियर्स की भी टीम तैयार की गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए कमलनाथ हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। कल से शुरू होने वाले 72वें आलमी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के लिए मध्य प्रदेश हुकूमत ने इज्तिमा में आने वाली सभी गाड़ियों का टोल टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है।